Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Callous Girl Part 3. Chapter 13 अक्षरा का जो भी वो अब अविनाश का होगा। अगस्त्य और श्लोक इस पूरे ड्रामे को ध्यान से देख रहे थे। वो जानते थे कि रूही की यह साजिश इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। इसी बीच बिजनेस वर्ल्ड में एक नई सनसनी फैल गई। एएस एंटरप्राइजेज ने सहगल इंटरप्राइजेज के साथ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। ये खबर पूरे मीडिया में वायरल हो गई। हर जगह बस एक ही सवाल था, एएस एंटरप्राइजेस के रहस्यमयी ओनर कौन है? ये वही सवाल था जिसका जवाब अभी भी किसी के पास नहीं था। ये डील करोड़ों की थी और इससे सहगल इंटरप्राइजेस को जबरदस्त फायदा मिलने वाला था। रूही और अविनाश के लिए ये डील किसी मौके से कम नहीं थी। उनका असली मकसद सहगल इंटरप्राइजेस पर अपनी पकड़ मजबूत करना था। रूही यह खबर सुनकर बहुत खुश हुई। उसने तुरंत अविनाश को फोन किया। अविनाश, अगर यह डील इतनी बड़ी है तो हमें इसका पूरा फायदा उठाना होगा। अविनाश ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, हमें सहगल इंटरप्राइजेस के सारे पावरफुल डिसीजन अपने कंट्रोल में लेने होंगे। रूही की आंखें चमकी, अगर हमने सही चाल चली तो बहुत जल्द सहगल इंटरप्राइजेस पूरी तरह हमारे हाथ में होगा। अविनाश ने सिर हिलाया। अब जब अक्षरा इस दुनिया में नहीं है तो सहगल इंटरप्राइजेस पर हमारा हक और भी मजबूत हो सकता है। रूही और अविनाश अपनी साजिशों में व्यस्त थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके ठीक पीछे अगस्त्य, अभिराम जी, सीता जी और श्लोक अपनी चालें बिछा रहे थे। इस बीच अगस्त्य ने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि अग्रवाल फैमिली को अक्षरा की सच्चाई बताई जाए। अगस्त्य ने एक फैमिली मीटिंग बुलाई। कमरे में अभिराम जी, सीता जी, श्लोक, वेद और कुछ भरोसेमंद लोग मौजूद थे। अगस्त्य ने ठंडे स्वर में कहा, अब वक्त आ गया है कि आप सबको एक सच्चाई बताऊं, जो अब तक सिर्फ हम 4 लोगों को पता थी। सबकी नजरें अगस्त्य पर टिक गईं। एएस एंटरप्राइजेस की असली मालिक कोई और नहीं, बल्कि मेरी बहन अक्षरा है। अगस्त्य ने जैसे ही अक्षरा की सच्चाई सबके सामने रखी, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सीता जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह अपने व्हीलचेयर पर हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद देने लगी। मेरी बच्ची जिंदा है, मेरी अक्षरा जिंदा है। उनकी आवाज में सुकून और खुशी का मिश्रण था। अभिराम जी, जो अब तक अपनी भावनाओं को काबू में रखे हुए थे, गहरी सांस लेकर बोले, मुझे पता था मेरी नातिन इतनी कमजोर नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी जब सबने उसकी मौत की खबर दी, तब भी मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था। श्लोक, जो अब तक अपनी जगह खड़ा था, तेजी से आगे बढ़ा और अगस्त्य के गले लग गया। उसकी आंखों में नमी थी लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान। दीदी जिंदा है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। लेकिन भाई, मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। अगस्त्य ने हल्की हंसी के साथ उसकी पीठ थपथपाई। अक्षरा चाहती थी कि हम तब तक इंतजार करें जब तक सही समय न आ जाए। उसने हमसे वादा लिया था कि हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। अभिराम जी की आंखों में गर्व झलक रहा था। उन्होंने अगस्त्य के कंधे पर हाथ रखा। मुझे अपनी नातिन पर हमेशा से गर्व था। लेकिन अब, जब मैं जानता हूं कि वह न केवल बिजनेस वर्ल्ड बल्कि अंडरवर्ल्ड तक में अपनी पहचान बना चुकी है, तो मेरा गर्व और भी बढ़ गया है। सीता जी ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, भगवान ने मेरी सुन ली, मेरी बेटी जिंदा है, यही सबसे बड़ी खुशी है। जहां एक तरफ अग्रवाल परिवार इस खबर से बेहद खुश था, वहीं दूसरी तरफ रूही और अविनाश को इसकी भनक तक नहीं थी। उन्हें अब भी लग रहा था कि वे सहगल इंटरप्राइजेस पर अपना कब्जा जमाने की ओर बढ़ रहे हैं। सहगल मैंशन के हॉल में गंभीर माहौल बना हुआ था। आलीशान झूमर से रोशनी गिर रही थी, लेकिन माहौल उतना ही भारी था। हॉल में बैठे सभी रिश्तेदार, बिजनेस पार्टनर्स और वकील इस मीटिंग में मौजूद थे। राघव सहगल अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जो कोई बड़ा फैसला लेने से पहले आती है। उनके ठीक बगल में माया जी और रूही बैठी थीं। रूही का चेहरा बिल्कुल मासूम बना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही उत्साह था। अविनाश थोड़ी दूर खड़ा था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ झलक रहा था कि वह अपने दांव के सफल होने का इंतजार कर रहा है। राघव जी ने धीरे से अपनी उंगलियां टेबल पर थपथपाई। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कड़क आवाज में बोले, अक्षरा की आखिरी इच्छा पूरी करने का वक्त आ गया है। पूरा हॉल एक पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। उसकी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस अब उसके मंगेतर अविनाश के नाम कर दिया जाए।
रूही और अविनाश ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में चमक आ गई। यही तो वो चाहते थे। अविनाश ने तुरंत खुद को संभाला, चेहरे पर नकली दर्द लाया और गहरी आवाज में बोला, अंकल, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अक्षरा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। रूही ने सिर झुका लिया और दुखी आवाज में कहा, हाँ पापा, दीदी अविनाश से बहुत प्यार करती थी। वह यही चाहती थी कि उसकी हर चीज उसके मंगेतर के नाम हो जाए। राघव जी ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं जल्द ही लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाता हूँ। अब सहगल इंडस्ट्रीज के साथ साथ उसकी बाकी प्रॉपर्टी पर भी अविनाश का हक होगा। अगस्त्य और श्लोक पूरे वक्त चुपचाप खड़े ये नाटक देख रहे थे। श्लोक का हाथ मुट्ठी में कस चुका था। उसने धीरे से कहा, ये लोग सच में खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं। अगस्त्य की आंखें ठंडी थी, लेकिन अंदर एक खतरनाक तूफान उठ रहा था। खेल तो अब शुरू हुआ है, श्लोक। इन्हें लग रहा है कि वे जीत गए हैं, लेकिन असली चाल अब हमारी होगी। चैप्टर 14 अक्षरा जिंदा है। अक्षरा सहगल के मंगेतर अविनाश वर्मा, सहगल इंडस्ट्रीज के नए मालिक बनेंगे। ये हेडलाइन हर न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही थी। टीवी स्क्रीन पर न्यूज एंकर गंभीर स्वर में कह रही थी। सहगल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन राघव सहगल ने घोषणा की है कि उनकी बेटी अक्षरा सहगल की आखिरी इच्छा पूरी करने का समय आ गया है। उनकी पूरी प्रॉपर्टी और बिजनेस अब उनके मंगेतर अविनाश वर्मा के नाम किया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज, अक्षरा सहगल के जाने के बाद अविनाश वर्मा को सहगल इंडस्ट्रीज की बागडोर सौंपने की तैयारी शुरू। रूही और अविनाश सफलता की खुशी में डूबे हुए थे। रूही ने नकली दुख भरी आवाज में मीडिया से कहा, अक्षरा मेरी बहन जैसी थी और उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनका मंगेतर अविनाश उनकी जगह ले। अविनाश ने मीडिया के सामने एक्टिंग करते हुए कहा, मुझे अक्षरा से बेहद प्यार था। अब उनकी यादों के साथ मैं सहगल इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह खबर किसी के लिए सबसे बड़ा झटका थी। एक आलीशान कमरे में टीवी पर वही खबर चल रही थी। एक आदमी गुस्से से भरा हुआ खड़ा था, उसकी आंखें लाल हो रही थीं। टेबल पर रखा ग्लास अचानक क्रैक कर गया, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से पकड़ लिया हो। वो अभिमन्यु था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। उसका खून खौल रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। अक्षरा और अविनाश। उसने गुस्से में टीवी की तरफ देखा। ये लोग किस हक से अक्षरा को किसी और के नाम से जोड़ रहे हैं? वो एक झटके में खड़ा हुआ और गुस्से से टेबल पर मुक्का मारा। जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता हूं, उसे कोई और अपना कहे, ये मैं सहन नहीं कर सकता। लेकिन तभी दरवाजा खुला। अक्षरा अंदर आई। उसके माथे पर हल्की पट्टी थी, लेकिन चेहरे पर वही ठहराव। उसने अभिमन्यु के गुस्से को देखा और धीरे से उसकी तरफ बढ़ी। तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? अक्षरा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। अभी ने उसकी तरफ देखा, उसकी जबड़े की नसें खींची हुई थीं। कैसे ना करूं? पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि तुम उस अविनाश की होने वाली बीवी थी। अक्षरा के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने एक कदम और आगे बढ़कर अभी के कॉलर को पकड़ लिया। तो क्या फर्क पड़ता है? अभिमन्यु ने गुस्से से उसे घूरा। फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। अक्षरा की आंखों में शरारती चमक आई। उसने अभी को हल्का झटका दिया और फुसफुसाई, तो साबित करो। अभी की आंखों में जुनून भड़क उठा। उसने एक झटके में अक्षरा को अपनी बाहों में खींच लिया। तुम्हें लगता है मैं साबित नहीं कर सकता? अक्षरा ने उसकी आंखों में देखा। वहां गुस्सा भी था, दर्द भी, और बेहिसाब प्यार भी। अभी उसकी आवाज धीमी पड़ गई, जैसे उसकी धड़कनें तेज हो गई हों। अभी ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। तुम सिर्फ मेरी हो, अक्षरा, और मैं ये दुनिया को दिखा भी दूंगा। अक्षरा ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। और अगले ही पल, अभिमन्यु ने उसके होठों पर अपना हक जमा लिया। ये पल सिर्फ उनका था। उनके प्यार का, उनके जुनून का, और उनके रिश्ते की सच्चाई का। दुनिया कुछ भी कहे, अक्षरा अभिमन्यु की थी और हमेशा उसकी ही रहेगी। ऐसे ही कुछ देर तक अभी अक्षरा को किस कर रहा था। पर जब अक्षरा को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तब उसने उसके होठों को आजाद कर दिया। अभी अक्षरा को अपनी बाहों में जकड़े हुए था, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था।
उसकी आंखें अब भी लाल थीं, और जबड़े की नसें गुस्से से खींची हुई थीं। अगर उस दिन मैं वक्त पर नहीं आता तो। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। अक्षरा ने उसकी शर्ट की कॉलर पकड़ ली और हल्की मुस्कान के साथ बोली, लेकिन तुम आए ना। अभी के अंदर की बेचैनी शांत नहीं हो रही थी। उसने अक्षरा के चेहरे को अपने हाथों में लिया और गहरी नजरों से उसे देखा। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ड्रग्स देने की, तुम्हें तकलीफ देने की। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। वह सोच भी नहीं सकता था कि अगर वह सही समय पर नहीं पहुंचता तो क्या होता। अक्षरा ने उसकी उंगलियों पर अपनी उंगलियां रख दी और हल्की आवाज में कहा, अभी मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास। मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी शांत नहीं हुआ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि तुमने खुद को सबके लिए कमजोर दिखाया। उसने गुस्से में कहा। अक्षरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कमजोर? मुझे नहीं लगता कि डार्क क्वीन को कोई कमजोर कह सकता है। अभी ने गहरी सांस ली, उसका गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। तुम्हें अंदाजा भी है, अगर मैं एक सेकंड भी देर कर देता तो। अक्षरा ने उसकी आंखों में देखा, वहां डर था और बेहिसाब प्यार भी। उसने धीरे से अपना हाथ उसकी जॉ लाइन पर फेरा और फुसफुसाए, लेकिन तुमने किया ना, तुम हमेशा करोगे, क्योंकि तुम मेरे अभी हो। अभी ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया, बस गहरी नजरों से उसे देखा और अगले ही पल उसे अपनी बाहों में और कस लिया। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, अक्षरा, कभी नहीं। अभी ने कैसे बचाया अक्षरा को? चैप्टर 15 अभिमन्यु ने बचाई अक्षरा की जान। अंधेरी रात, सुनसान सड़क, चारों ओर सन्नाटा था। अक्षरा अपनी कार चला रही थी, लेकिन उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, काली एसयूवी उसके पीछे थी। पहले तो उसने इग्नोर किया, लेकिन जब कार उसकी स्पीड के साथ मैच करने लगी, तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, लेकिन तभी धड़ाम, एसयूवी ने पीछे से उसकी कार में टक्कर मारी, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ गया। ब्रेक्स फेल हो गए थे। अक्षरा ने कार को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक और झटका लगा और उसकी कार सड़क के किनारे लगे पेड़ से टकरा गई। उफ! उसकी हल्की कराह निकली। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, दरवाजा खोला गया और किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। छोड़ो मुझे! उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन 4-5 आदमी उसके चारों ओर घेर चुके थे। इतनी आसानी से नहीं छूटोगी, मैडम, एक आदमी ने घिनौनी हंसी के साथ कहा। चलो, इसे बेहोश कर दो, दूसरे ने कहा, और तभी एक आदमी ने सुई निकाली। अक्षरा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी धयम, एक गोली हवा में चली और सुई पकड़े आदमी के हाथ से सुई छिटक कर दूर जा गिरी। कौन है बे? एक गुंडे ने घबराकर कहा। जिसने भी अक्षरा को छूने की हिम्मत की, वो अब जिंदा नहीं रहेगा। वो गुस्से में तमतमाए चेहरे के साथ वहां खड़ा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, और हाथ में बंदूक। मारो इसे! किसी गुंडे ने चिल्लाकर कहा। लेकिन उनसे पहले, अभिमन्यु ने अपनी बंदूक उठा ली। धड़ धड़ धड़, एक के बाद एक 3 गुंडे जमीन पर गिर चुके थे। भागो! बाकी के लोग डर गए और जंगल की तरफ भागने लगे। अभिमन्यु ने अपनी बंदूक नीचे की और जैसे ही वो अक्षरा की तरफ बढ़ा, अचानक, उसके सिर पर हमला हुआ। एक गुंडा पीछे से आया और उसने लोहे की रॉड से अक्षरा के सिर पर वार कर दिया था। अक्षरा! अभिमन्यु ने झपट कर उसे गिरने से पहले पकड़ लिया, लेकिन तब तक वह बेहोश हो चुकी थी। उसके सिर से खून बह रहा था। अभिमन्यु की मुट्ठियां कस गईं। उसने घूरकर उस गुंडे को देखा और इतनी जोर से मारा कि वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा। तुमने मेरी बटरफ्लाई को छूने की हिम्मत कैसे की? उसकी आवाज में ऐसा रौद्र था कि बाकी गुंडे कांप गए। चारों ओर अंधेरा था, सुनसान सड़क पर सिर्फ एक काली एसयूवी रुकी हुई थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिससे माहौल और भी रहस्यमय लग रहा था। अभिमन्यु के हाथों में बेसुध अक्षरा थी। उसका सिर अभिमन्यु के कंधे पर टिका हुआ था, माथे से खून बह रहा था। अभी कुछ देर पहले ही अभिमन्यु ने उन गुंडों से अक्षरा को बचाया था, लेकिन लड़ाई के दौरान अक्षरा को सिर पर चोट लग गई थी। उसकी हालत देखकर अभिमन्यु का खून खौल उठा था। अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो। अभिमन्यु के चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी दोनों थी। वह अक्षरा को जल्दी से कार में लेकर बैठा और तेजी से गाड़ी को एक सुरक्षित जगह की ओर मोड़ दिया।
अभिमन्यु जानता था कि दुश्मनों को गुमराह करने के लिए उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सबको लगे कि अक्षरा अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन असलियत में वह पूरी तरह सुरक्षित हो। इसलिए उसने पहले से ही इस मिशन की पूरी तैयारी कर रखी थी। सबसे पहले उसने अपनी टीम को सतर्क किया और शिव के साथ मिलकर इस फेक एक्सीडेंट का पूरा प्लान तैयार किया। अक्षरा की असली गाड़ी को पहले ही गायब कर दिया गया था और उसकी जगह ठीक वैसी ही एक दूसरी कार तैयार की गई थी। इस गाड़ी में कुछ खास चीजें रखी गईं जो एक्सीडेंट को असली साबित कर सकें। अक्षरा के पहचान से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, उसके कपड़े और नकली खून के निशान। इसके बाद उसने लोकेशन का सही चुनाव किया। एक सुनसान पहाड़ी रोड, जहां रात के समय कोई ट्रैफिक नहीं होता था और अगर वहां कोई एक्सीडेंट होता तो बचने की कोई संभावना भी नहीं होती। अभिमन्यु की टीम पहले से ही उस जगह मौजूद थी और जैसे ही अभिमन्यु ने अक्षरा को दूसरी गाड़ी में सुरक्षित बैठाया, वैसे ही नकली गाड़ी को पहाड़ी से धक्का दे दिया गया। जैसे ही गाड़ी नीचे गिरी, एक जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका पहले से प्लान किया गया था। गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। ये देखकर कोई भी कह सकता था कि उसमें बैठा इंसान जिंदा नहीं बच सकता। इसी बीच अभिमन्यु अक्षरा को लेकर अपने सीक्रेट सेफ हाउस की ओर रवाना हो गया, जहां वह पूरी तरह महफूज थी। अगले ही कुछ घंटों में ये खबर मीडिया और पुलिस तक पहुंच गई। न्यूज़ चैनल्स पर हेडलाइंस चलने लगी, सहगल इंडस्ट्रीज की ओनर अक्षरा सहगल की दर्दनाक मौत। गाड़ी में लगी आग, मौके पर कोई नहीं बचा। अविनाश वर्मा बनेंगे सहगल इंडस्ट्रीज के नए मालिक। जैसे ही यह खबर फैली, रूही, अविनाश और राघव जीत की खुशी में डूब गए। उन्हें लगा कि अब उनकी राह में कोई रुकावट नहीं रही। उन्हें यकीन हो चुका था कि अक्षरा मर चुकी है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सब एक प्लान था और अक्षरा जिंदा थी। अभिमन्यु के सीक्रेट सेफ हाउस में, जहां वह खुद उसकी हिफाजत कर रहा था। अभिमन्यु अक्षरा को लेकर अपने सीक्रेट सेफ हाउस पहुंचा, जो शहर से दूर एक घने जंगल के बीचों बीच बना था। यह कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि यहाँ हर तरह की सिक्योरिटी और मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद थीं। जैसे ही अभिमन्यु अक्षरा को अंदर लेकर गया, डॉक्टर अर्जुन पहले से वहां मौजूद थे। उन्होंने तुरंत अक्षरा की जांच शुरू की। अक्षरा के सिर पर गहरी चोट थी, उसकी कलाई पर जख्म थे और शरीर पर कई जगह नीले निशान पड़ गए थे। अभिमन्यु चुपचाप वहीं खड़ा रहा, उसकी मुट्ठियां कस गई थीं। उसके अंदर गुस्से की ज्वाला धधक रही थी। अगर उस वक्त रूही या अविनाश उसके सामने आ जाते, तो वह उन्हें जिंदा नहीं छोड़ता। ये चोटें ज्यादा गहरी नहीं हैं, डॉक्टर अर्जुन ने कहा, लेकिन इनके ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। अभी उसे बेहोशी की हालत में ही रहने दो, उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। अभिमन्यु ने अक्षरा के माथे पर हल्के से पट्टी ठीक की। उसकी सांसें अनियमित थीं, लेकिन वह सुरक्षित थी। बस यही बात उसे राहत दे रही थी। जैसे ही डॉक्टर ने उसे ड्रिप लगाए, अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और उसके बगल में बैठ गया। उसके हाथ अपने आप ही अक्षरा की उंगलियों को थामने लगे। 5 साल पहले भी तुम मुझसे दूर चली गई थी, लेकिन इस बार नहीं, उसने हल्की आवाज में कहा। मैं किसी को तुम्हें मुझसे दूर नहीं करने दूंगा, अक्षरा। कई घंटे बीत गए। अक्षरा बेहोश थी, लेकिन अभिमन्यु एक पल के लिए भी वहां से हिला नहीं। तभी अक्षरा की उंगलियां हल्की सी हिलीं। अभिमन्यु चौकन्ना हो गया। कुछ देर बाद उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसने आसपास देखा, उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह कहाँ है। हल्की दर्द भरी आवाज में उसने फुसफुसाया, अभी। अभिमन्यु तुरंत उसकी तरफ झुका, उसकी आंखों में हल्की नमी थी। मैं यहीं हूं, अक्षरा। तुम सुरक्षित हो। अक्षरा को अचानक सब याद आने लगा, हमला, गुंडे, दर्द, बेहोशी। मैं जिंदा हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। हाँ, पागल लड़की, तुम जिंदा हो। लेकिन तुम्हारी जान लेने के लिए बहुत लोग पीछे पड़े थे। अक्षरा ने धीरे से अपना सिर घुमाया। रूही, अविनाश, उन्होंने ये सब किया, है ना? अभिमन्यु ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन अब वो यही सोच रहे हैं कि तुम मर चुकी हो। और हम यही चाहेंगे कि वो इसी गलतफहमी में रहें। अक्षरा ने धीरे से उसकी तरफ देखा। तो तुमने मेरा फेक एक्सीडेंट प्लान किया? अभिमन्यु की आंखों में हल्की सी शरारत आ गई। हाँ, और बहुत परफेक्ट तरीके से। अक्षरा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसके माथे पर दर्द की लकीरें खींच गईं। अभिमन्यु ने तुरंत उसे सहारा दिया। आराम करो, अभी तुम बहुत कमजोर हो। पर अभी तुम यहीं हो ना?
अक्षरा ने उसकी उंगलियों को हल्के से थाम लिया। अभिमन्यु ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उसने हल्के से उसके माथे को चूमा और उसकी आंखों में एक वादा था, अब कोई भी अक्षरा को उससे दूर नहीं कर सकता। चैप्टर 16 डार्क क्वीन अब किंग के साथ है। बारिश अब भी हल्की हल्की हो रही थी। अभिमन्यु की बाहों में अक्षरा थी, उसका सिर हल्के से उसके सीने पर टिका हुआ। कमरे में हल्का सा अंधेरा था, सिर्फ एक कोने में रखे लैंप की रोशनी थी, जो दोनों के चेहरों पर हल्की चमक बिखेर रही थी। अक्षरा की हल्की सी मुस्कान उभरी। उसकी उंगलियां अभिमन्यु की शर्ट को हल्के से पकड़ रही थीं, जैसे ये यकीन दिला रही हो कि वह हकीकत में यही है। उसने धीमी आवाज में कहा, वैसे भी, वो लोग मुझ तक पहुंच सके क्योंकि डार्क क्वीन ने उन्हें आने दिया। अभिमन्यु ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा। और याद रखना, क्वीन हमेशा अपने किंग के साथ ही शिकार करती है। अक्षरा सहगल, जो बिजनेस की दुनिया में एस एंटरप्राइजेस की ओनर थी, लेकिन असली दुनिया में उसकी पहचान एक और थी, डार्क क्वीन। अंडरवर्ल्ड में उसका नाम ही काफी था। उसे कोई देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस की जाती थी। वह खुद कोई गैरकानूनी काम नहीं करती थी, लेकिन जो बुरा करते थे, उन्हें मिटा देना उसकी फितरत थी। जिन लोगों पर सरकार की पकड़ नहीं थी, उन्हें डार्क क्वीन के लोग संभालते थे। उसका हर कदम सोचा समझा होता था। वह सिर्फ दुश्मनों को मात ही नहीं देती थी, बल्कि उन्हें ऐसा तोड़ती थी कि वे दोबारा उठ न सकें। उसकी पहचान कभी सामने नहीं आई थी, और शायद ही कोई सोच सकता था कि अंडरवर्ल्ड की सबसे रहस्यमयी शख्सियत वही अक्षरा सहगल थी, जिसे उसकी ही दुनिया ने ठुकरा दिया था। अगर अंडरवर्ल्ड में डार्क क्वीन थी, तो उसके साथ हमेशा रहने वाला डार्क किंग भी था, अभिमन्यु राजपूत। अभिमन्यु का नाम बिजनेस की दुनिया में सबसे ऊंचाई पर था, लेकिन अंडरवर्ल्ड में उसे सिर्फ किंग कहा जाता था। वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि उसने अपनी अलग दुनिया बना रखी थी। उसका हर कदम मौत या जिंदगी तय कर सकता था। अगर अक्षरा शतरंज की रानी थी, तो अभिमन्यु वो राजा था, जो अपने दुश्मनों को मात देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसकी वफादारी सिर्फ एक इंसान के लिए थी, अक्षरा। डार्क क्वीन और किंग का साथ कोई आम जोड़ी नहीं थी। वे दोनों सिर्फ एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के साथ अपनी असली पहचान में जीते थे। दुनिया के लिए वे बिजनेस पार्टनर्स थे, लेकिन अंडरवर्ल्ड में वे ऐसे लोग थे, जिनके खिलाफ कोई जाने की हिम्मत भी नहीं करता था। अब, जब दुश्मनों ने डार्क क्वीन पर वार किया था, तो डार्क किंग शांत कैसे बैठ सकता था? अभिमन्यु ने हल्के से अक्षरा के माथे को चूमा और उसकी आंखों में देखा। अब वक्त आ गया है कि दुनिया को दिखा दिया जाए कि डार्क क्वीन कभी हारती नहीं, और उसका किंग हमेशा उसके साथ होता है। अक्षरा हल्का सा मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि एक अलग ही आग थी। अब वो हमारी बर्बादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने गलत लोगों से दुश्मनी मोल ली है। डार्क क्वीन और किंग एक साथ, और जब ये दोनों साथ होते थे, तो अंधेरा भी उनके आगे घुटने टेक देता था। अविनाश अब सहगल इंडस्ट्रीज का 51% मालिक बन चुका था। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसे लगता था कि अब वह इस बिजनेस को अपनी मुट्ठी में कर चुका है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह खुद ही एक बहुत बड़े जाल में फंस चुका था। दूसरी तरफ, अगस्त्य, जो बाहर से शांत नजर आ रहा था, अंदर ही अंदर अपनी चालें पहले ही बिछा चुका था। उसने अपने वकील अंकल से मिलकर सारे नकली डॉक्यूमेंट तैयार करवा लिए थे, और अविनाश के वकील को भी खरीद लिया था। जो पेपर्स अविनाश को मिले थे, उनमें साफ तौर पर लिखा था कि वह अब सहगल इंडस्ट्रीज का 51% का पार्टनर है। अविनाश खुशी से झूम उठा। उसने सोचा कि अब वह इस बिजनेस पर पूरा कंट्रोल कर सकता है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये डॉक्यूमेंट सिर्फ दिखाने के लिए असली लग रहे थे, जबकि असल में वे पूरी तरह नकली थे। अगस्त्य ने एक गहरी सांस ली और अपनी घड़ी पर नजर डाली। बस कुछ ही समय और फिर खेल खत्म। अभी यह खबर पूरे मीडिया में फैल चुकी थी कि अविनाश ने सहगल इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ा शेयर खरीद लिया है। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि वह खुद कितनी बड़ी साजिश का शिकार होने वाला है। उधर, अभिमन्यु और अक्षरा ये सब देख रहे थे। अक्षरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उसे लगता है कि उसने बाजी जीत ली, लेकिन असली चेक में तो अभी बाकी है। अभिमन्यु, जो अब तक शांत बैठा था, थोड़ा आगे झुका और मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, डार्क क्वीन कभी अपनी बाजी हारती नहीं, और इस बार तो उसका किंग भी उसके साथ है।
पूरा बिजनेस वर्ल्ड इस वक्त सिर्फ एक ही खबर पर चर्चा कर रहा था, अविनाश वर्मा अब सहगल इंडस्ट्रीज का मालिक। हर न्यूज़ चैनल, हर बिजनेस मैगजीन यही हेडलाइन चला रही थी। ऐसा लग रहा था कि अविनाश ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली थी। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह जीत सिर्फ एक छलावा थी। और इसी खुशी में रूही और अविनाश की सगाई की खबर भी अब सुर्खियों में थी। राघव और माया ने बिना समय गंवाए ऐलान कर दिया कि 2 दिन बाद अविनाश वर्मा सहगल इंडस्ट्रीज को आधिकारिक रूप से टेकओवर करेगा और उसी दिन उसकी और रूही की सगाई की ग्रैंड पार्टी भी होगी। ये खबर बिजनेस और पेज 3 सोसाइटी में आग की तरह फैल गई। सहगल मैंशन को सजाने की तैयारियां शुरू हो गई थीं। पार्टी की थीम ब्लैक एंड गोल्ड रखी गई थी, ताकि ये दिखाया जा सके कि अब सहगल इंडस्ट्रीज एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। रूही बेहद खुश थी। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ उसके हिसाब से हो रहा है। अक्षरा मर चुकी थी, अविनाश उसका था, और अब सहगल इंडस्ट्रीज भी उनकी मुट्ठी में थी। लेकिन किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह पार्टी सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि एक तबाही लेकर आने वाली थी। चैप्टर 17, जानवी जी की मौत का सच आया सबके सामने। सहगल मैंशन आज अपनी भव्यता की चरम सीमा पर था। ब्लैक और गोल्ड थीम पर सजी पार्टी शाही अंदाज में रखी गई थी। हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन, राजनेता और सेलिब्रिटीज इस जश्न का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे थे। हर कोई इस नए बदलाव का साक्षी बनना चाहता था। सहगल इंडस्ट्रीज का नया मालिक अविनाश वर्मा और उसकी सगाई रूही सहगल के साथ। जैसे ही रूही और अविनाश हाथ में हाथ डालकर पार्टी हॉल में दाखिल हुए, मीडिया कैमरों की फ्लैशलाइट्स चमक उठीं। दोनों के चेहरे पर एक विजेता जैसी मुस्कान थी। रूही ने ब्लैक शिमरी गाउन पहना था, जबकि अविनाश ब्लैक और गोल्ड टक्सीडो में था। वह खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली आदमी मान रहा था, एक खूबसूरत और अमीर मंगेतर और सहगल इंडस्ट्रीज का मालिकाना हक। लेकिन क्या वह सच में जीत चुका था? वहीं दूसरी तरफ, अगस्त्य अपनी ड्रिंक लिए एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जो किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। उसने अपनी घड़ी पर एक नज़र डाली और हल्की मुस्कान दी। शो शुरू होने वाला है, वह बुदबुदाया। सहगल मैंशन आज रोशनी से जगमगा रहा था। पूरी बिजनेस इंडस्ट्री की नज़रें इस पार्टी पर टिकी थीं। आखिरकार, सहगल इंडस्ट्रीज के नए मालिक अविनाश वर्मा और सहगल खानदान की लाडली रूही सहगल की एंगेजमेंट हो रही थी। अंगूठी एंगेजमेंट सेरेमनी। स्टेज पर खड़े अविनाश और रूही मुस्कुरा रहे थे। अविनाश ने रूही की उंगली में हीरे की चमचमाती रिंग पहनाई, और चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मिस्टर और मिसेस टू बी। किसी ने शोर मचाया। सब कुछ एक परफेक्ट फेयरीटेल जैसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही रूही ने अविनाश को रिंग पहनाई, अचानक पार्टी हॉल की लाइट्स डिम हो गईं। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ ही सेकंड्स में स्क्रीन पर एक पुराने वीडियो का फुटेज दिखने लगा। वीडियो। राघव जी और माया जी किसी कमरे में खड़े थे। राघव गुस्से में, जानवी का वजूद अब खत्म होना चाहिए। सहगल इंडस्ट्रीज मेरी है, और वह इसे मुझसे नहीं छीन सकती। माया क्रूर हंसी के साथ, धीरे धीरे उसे जहर देते हैं, ताकि किसी को शक भी ना हो। उसकी हालत इतनी कमजोर हो जाएगी कि वह खुद ही मर जाएगी। और जब वह पूरी तरह टूट जाएगी, तब मैं उसे अपने हाथों से खत्म कर दूंगी। राघव। और रूही, उसे क्या बताना है? माया, उसे पूरी दुनिया के सामने गोद ली हुई बेटी बना देंगे। लेकिन असल में, वह हमारी अपनी बेटी है। हॉल में सन्नाटा छा गया। रूही की आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं, ये झूठ है। उसने चिल्लाते हुए स्क्रीन की तरफ देखा। राघव जी और माया जी का चेहरा सफेद पड़ गया था। माया ने स्क्रीन बंद करने के लिए इशारा किया, लेकिन तब तक सब कुछ उजागर हो चुका था। पूरा हॉल सदमे में था। तभी सबसे अहम हिस्सा चलने लगा। वीडियो का सबसे भयानक हिस्सा। स्क्रीन पर अब एक महिला फर्श पर गिरी हुई थी, ये जानवी जी थीं। वह बहुत कमजोर दिख रही थीं, उनके होंठ सूख चुके थे, और उनकी आंखों में आंसू थे। जानवी कमजोर आवाज में, राघव, मैंने तुमसे प्यार किया, और तुमने मुझे ही मार दिया। माया ने चाकू उठाया और बिना कोई हिचकिचाहट उनके सीने में उतार दिया। जानवी जी की चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। और स्क्रीन पर वीडियो खत्म हो गया। सबकी आंखें स्क्रीन पर जमी थीं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने जो देखा, वो सच था। माया और राघव जी का असली चेहरा सबके सामने आ चुका था।
राघव जी ने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा, मानो कोई रास्ता तलाश रहे हों। लेकिन भागने का कोई मौका नहीं था। उन्होंने गला साफ करते हुए कहा, ये सब झूठ है। कोई हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अगस्त्य ने ठहाका लगाया, झूठ? आपको लगता है कि हम इतने नासमझ हैं? उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। मेरी माँ को पहले ही आप पर शक हो गया था, इसलिए उन्होंने ये सबूत संभालकर मिमी के पास रख दिए थे, ताकि जब वक्त आए तो सच दुनिया के सामने आए। राघव जी एक कदम पीछे हटे। अगस्त्य, बेटा, तुम मेरी बात सुनो। खामोश। आवाज आई, लेकिन ये अगस्त्य की नहीं थी। अभिराम जी ने माया का गला पकड़ लिया था। तूने मेरी बेटी को मार दिया। तूने जानवी को मार दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। माया की सांसें रुकने लगी, वो हाथ पैर मारने लगी। अभिराम जी, छोड़िए, आप खुद को मुसीबत में डाल रहे हैं, किसी ने चिल्लाकर कहा। अविनाश और रूही सकते में खड़े थे। उन्हें अपनी सगाई की खुशी से ज्यादा इस बात की चिंता थी कि उनका खेल अब खत्म हो चुका था। तभी माया ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और चिल्लाए, ये सबूत आए कहां से? किसने इसे लीक किया? मैंने। यह आवाज इतनी ठंडी थी कि पूरे हॉल में एक सिहरन दौड़ गई। पार्टी की चकाचौंध के बीच माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हर कोई इस नए रहस्य को पचाने की कोशिश कर रहा था कि तभी हलचल मची। दरवाजे पर एक शाही अंदाज में किसी की एंट्री हुई। वो एक लड़की थी, जिसने लाल साड़ी पहनी थी, मांग में सिंदूर दमक रहा था, चूड़ियों की खनक उसके हर कदम के साथ गूंज रही थी। उसकी चाल में अजीब सा आत्मविश्वास था, मानो वो किसी तूफान से कम नहीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी कि वो अकेली नहीं थी, उसने किसी लड़के का हाथ पकड़ रखा था। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। ये कौन है? किसी ने फुसफुसाकर पूछा। किसी बिजनेस टायकून की बीवी लग रही है, किसी और ने जवाब दिया। रूही और अविनाश की आंखें चौड़ी हो गईं। राघव जी और माया के चेहरों पर हजार सवाल दौड़ने लगे। अब ये नया तमाशा कौन है? अविनाश ने दांत भींचते हुए कहा। लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस हल्की मुस्कान के साथ सबकी ओर देखा, जैसे वो सबकी बेचैनी का मजा ले रही हो। आखिर कौन थी वो लड़की? चैप्टर 18 अक्षरा ने शादी किससे की है? जैसे ही लोगों की नजर उस लड़के पर गई, कानाफूसी तेज हो गई। अरे, ये तो अभिमन्यु राजपूत है, किसी ने चौंकते हुए कहा। क्या मतलब? वही अभिमन्यु राजपूत, राजपूत एंटरप्राइजेज का सीईओ। पूरा हॉल अचानक हलचल से भर गया। लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे, मानो उनकी आंखों के सामने कोई बड़ा धमाका हो गया हो। अभिमन्यु राजपूत, जो आमतौर पर किसी पार्टी में नजर नहीं आता था, आज यहां था, और वो भी इस लड़की का हाथ पकड़कर। अविनाश के चेहरे की रंगत उड़ गई। रूही की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। राघव जी और माया के दिमाग में सवालों की झड़ी लग गई। पर ये लड़की कौन है? किसी ने उत्सुकता से कहा। और अभिमन्यु राजपूत इसे लेकर यहाँ क्यों आया है? अभिमन्यु के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में वही ठहराव और गहराई थी, जो उसे बिजनेस वर्ल्ड का शेर बनाती थी। उसने लड़की का हाथ जरा और मजबूती से पकड़ा, मानो पूरी दुनिया को बताना चाहता हो कि वो उसे किसी भी हालत में छोड़ने वाला नहीं है। कमरे में खड़े हर किसी का दिमाग इस पहेली को सुलझाने में उलझ गया था। आखिर ये लड़की कौन थी? जैसे ही रूही की आवाज गूंजी, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अक्षरा, तुम। सभी की नजरें उस लड़की पर टिक गईं, जिसने लाल साड़ी पहन रखी थी, जिसकी मांग में चमकता सिंदूर था और जिसके हाथों में सुहागन का चूड़ा था। रूही की आंखें अविश्वास से फैली हुई थीं। माया और राघव जी के चेहरों का रंग उड़ चुका था। अविनाश के चेहरे पर तो जैसे किसी ने तमाचा मार दिया हो। अक्षरा, अक्षरा सहगल, वही लड़की जिसे उन्होंने खत्म मान लिया था, जिसे उन्होंने मिटा देने की साजिश रची थी, आज उनके सामने खड़ी थी, और वो भी एक सुहागन के रूप में। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी उसका अभिमन्यु राजपूत के साथ इस तरह आना। अक्षरा ने हल्के से अपना सिर झुकाया, फिर एक नजर चारों ओर घुमाई। उसकी आंखों में अब कोई डर, कोई कमजोरी नहीं थी, सिर्फ सामने खड़े लोगों के लिए एक कड़वी सच्चाई थी। अभिमन्यु ने बिना कुछ कहे उसके हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी, जैसे वो दुनिया को दिखाना चाहता हो कि वो अब अकेली नहीं है। रूही को अपनी सगाई की अंगूठी भी जैसे भारी लगने लगी। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। तुम जिंदा हो? अक्षरा ने रूही को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, जैसे उसकी मौजूदगी का कोई मतलब ही न हो।
जैसे ही उसकी नजर अगस्त्य पर पड़ी, उसकी आंखें छलक गईं। उसने बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर उसे गले लगा लिया। भैया, उसकी आवाज भरी हुई थी। अगस्त्य की भी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए अपनी छोटी बहन को और जोर से सीने से लगा लिया। बच्चा, तू वापस आ गई। पूरे हॉल में एक अजीब सा माहौल था। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। इसके बाद अक्षरा अपने नाना नानी के पास गई और झुककर उनके पैर छू लिए। सीता जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए उसका चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। तू ठीक तो है न, बच्चा? अक्षरा ने सिर हिलाया, लेकिन उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। लेकिन इस सब के बीच एक शख्स ऐसा था, जिसका दिल टुकड़ों में बिखर चुका था। अमन अग्रवाल। जिस लड़की से वो 5 सालों से बेइंतहा प्यार करता था, वो आज उसके सामने थी, लेकिन किसी और की पत्नी बनकर। उसके हाथों में चूड़ा था, उसकी मांग में सिंदूर था, और वो किसी और के साथ थी। अमन का दिल जोर से धड़का। उसने खुद को बहुत संभाला, लेकिन उसकी मुट्ठियां खुद ब खुद कस गईं। क्या इतने सालों से मैं एक अधूरे ख्वाब को जी रहा था? उसकी नज़र अक्षरा और अभिमन्यु के जुड़े हाथों पर गई, और उसे पहली बार जिंदगी में हार का एहसास हुआ। अभिमन्यु ने भी झुककर अभिराम जी और सीता जी का आशीर्वाद लिया। दोनों ने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन उनकी आंखों में कई सवाल थे। तभी रूही अचानक स्टेज से उतरी और तेज कदमों से चलती हुई अक्षरा के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिला जुला भाव था। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? उसकी आंखें अक्षरा के लाल साड़ी, चूड़ा और सिंदूर पर जाकर ठहर गईं। तुमने शादी कर ली? किससे? पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। सबको इस सवाल का जवाब चाहिए था। अक्षरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें एक पल के लिए अभिमन्यु की तरफ उठीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रूही के चेहरे पर बेचैनी और बढ़ गई। बोलो अक्षरा, आखिर तुमने किससे शादी की? इस बार अभिमन्यु ने हल्के से अक्षरा का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में गहरी ठंडक थी, जैसे वो इस तमाशे से जरा भी परेशान नहीं था। पर अक्षरा, वो अब भी चुप थी। रूही की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अक्षरा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जवाब दो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन तभी एक भारी, ठंडी आवाज गूंजी। आइंदा अगर मेरी बीवी से इस टोन में बात की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। रूही का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें धीरे धीरे उस हाथ पर गईं, जो अक्षरा ने थाम रखा था। और फिर, उसका चेहरा ऊपर उठा। अभिमन्यु राजपूत। उसकी आंखों में वही ठहराव था, वही अधिकार, वही रौब जिससे बिजनेस वर्ल्ड कांपता था। लेकिन इस वक्त, उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, हक। रूही ने डिसबिलीफ में सिर हिलाया। नहीं, ये झूठ है। अक्षरा, तुमने अभिमन्यु से शादी की? उसकी आवाज टूटने लगी थी। अक्षरा ने तब भी कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर झुका लिया। अभिमन्यु की पकड़ और मजबूत हो गई। और अगर किसी को अभी भी कोई शक है, उसने अपनी जेब से एक लाल सिंदूर की डिब्बी निकाली और सबके सामने अक्षरा की मांग में दोबारा भर दिया। अब कोई सवाल बाकी है? उसकी आवाज में वही सख्ती थी, जो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा थी। रूही समेत पूरे हॉल में मौजूद लोग सकते में थे। सहगल परिवार के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। माया और राघव जी को जैसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था।